बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बहुत शदीद किस्म की तबाहकारी जो है वो आने वाले सैलाब से हुई है। इसमें पाकिस्तानी हर तरीके से अपने बहन भाइयों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी फील्ड में हैं, लेकिन एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमें हर जगह नजर आई है और हर तरीके से पाकिस्तानियों की मदद करती हुई खिदमत करती हुई नजर आई है, वो है अल खिदमत फाउंडेशन। तो हमने सोचा है कि फोकस विद फायजा में इस पर फोकस किया जाए कि जो अल खिदमत फाउंडेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो वॉलंटियर्स मुख्तलिफ जगहों से मुश्किल मकामात से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, अब रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी किस किस्म की ट्रेनिंग है और अब ये रिलीफ ऑपरेशंस में किस सिम जा रहे हैं और इनको हमारी यानी आपकी और मेरी किस मदद की जरूरत है। इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ अल खिदमत फाउंडेशन के शाहिद इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने वक्त निकाला है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिद साहब, अल खिदमत ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है वो सब हमारी नजरों के सामने, बहुत सारे विजुअल सामने हैं। ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर चित्राल, जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, कोई ऐसा सूबा, कोई ऐसी जगह जो सैलाब से मुतासर हो, वहां पे अल खिदमत ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स मौजूद रहे हैं? कोई ऐसी जगह नहीं रही है जहां पे अल खिदमत के वॉलंटियर्स नजर नहीं आए हैं? इस वक्त आपके ख्याल में सबसे ज्यादा रिलीफ का काम कहाँ पर हो रहा है अल खिदमत की तरफ से, और कहाँ पर रिलीफ की सबसे ज्यादा जरूरत? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस अहम मौजू पर जो है मुझे मौका भी दिया। और सच्ची बात यह है कि इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है तो वो ये है कि मीडिया के जरिए इन लोगों की आवाज़ जो इस मुश्किल में फंसे हुए हैं, और इसको तकरीबन कुछ इलाकों में तो ये 2 महीने होने को हैं। इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान प्राइमरीली बुनियादी तौर से यानी एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और हमारा जो रजाकार है वो पिछले पाकिस्तान में बदकिस्मती से, चूंकि ये हादसा बहुत तसलसल से हो रहे हैं, और कभी आपने देखा होगा एक बड़े अर्थक्वेक ने हिट किया, फिर आईडीपीस का एक बड़ा क्राइसिस आया, फिर 2010 में बड़े जो है एक बड़ा सैलाब आया और उसने भी करोड़ों लोगों को मुतासिर किया। तो एक तो इससे हमें भी ये यानी उस मौका मिला कि हम अपने वॉलंटियर्स को ट्रेन करें, उनको इक्विप करें और ऐसी मैपिंग करें कि जहाँ जहाँ ये सैलाब या इस तरह की चीज़ें रुनुमा हो सकती हैं तो वहाँ पर अपना प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस करें। तो एक तो ये, फिर हमें जिसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहें कि हमारी ये तैयारी तो एक ख़ास हद तक थी। अगरचे मैं एक ख़ास हद इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो डिज़ास्टर है ये हमारी तवक्कुआत से बहुत बड़ा है। जिस तरह बाकी लोगों की तवक्कुआत से भी बड़ा है, हमारी भी तवक्कुआत से ये बहुत बड़ा था, और इसने थोड़ा डिफरेंटली हिट किया है इस मरतबा। रेस्क्यू के मरहले में बहरहाल कुछ ऐसे यानी रेस्क्यू के ऑपरेशन किए गए जो, सच्ची बात है, हमने कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी थी। यानी उसमें एक वीडियो जो बहुत वायरल हुई जिसमें एक बेड फ्रेम के ज़रिए जो है एक फैमिली को रेस्क्यू किया गया, इस तरह रोप्स की मदद से ब्रिजेस बनाए गए। कि ये जो बोट्स का इस्तेमाल है तो नॉर्मल रिवर में ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं होती, लेकिन जब हम फ्लड वाटर की बात करते हैं 10 से 12 फुट के पानी की, तो वो पानी आबादी के अंदर होता है और उसमें आपको ये पता नहीं चलता कि जो मेरी इस वक्त बोट चल रही है ये जाकर किसी मकान की छत को हिट करेगी या किसी मस्जिद के मीनार को हिट करेगी। तो ये एक बहुत डेंजरस ऑपरेशन होता है, यानी ये नॉर्मल नहीं होता। मतलब जो नॉर्मल वॉलंटियर्स, आपकी कथा कलामी करी, मतलब जो वॉलंटियर्स ये तमाम तर करें वो अपनी जान पर खेल कर जो है वो दूसरे लोगों की जानों को बचा रहे होते हैं। बिल्कुल, यानी यही सूरत हाल हुई। और अगर जो हमने उन्हें अप्रिशिएट किया, और यानी इसमें से जो 2-3 ग्रुप्स थे जिन्होंने बहुत ही यानी जिसको आप कहते हैं कि एक बड़ा कारनामा है कि उन्होंने कहा कि नहीं बस इन जिंदगियों को बचाना है। खुद से उन्होंने पहले ट्रायल किए, यानी खास तौर से दीर में जो फैमिली को रेस्क्यू किया गया, और दूसरी जो गाड़ी में जो जिस फैमिली को उन्होंने रेस्क्यू किया। तो ये हिम्मत और हौसले की बात है। सच्ची बात है, अपनी जिंदगी भी बड़ी कीमती होती है, लेकिन उन्होंने अपनी से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को कीमती जाना।
तो शायद साहब ये जो विजुअल्स की हम बात कर रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान एक तरफ इतनी तकलीफ में घिरा हुआ, मुश्किल में घिरा हुआ, लेकिन जो हम वतन है सारे, वो वॉलंटियर्स जो आप कह रहे हैं, वो आगे बढ़कर अपनी जान पर खेल के न सिर्फ लोगों को बचा रहे हैं, बल्कि वो बहुत सारे जानवरों को, मवेशियों को, बिल्लियों को बचाते हुए जो विजुअल सामने आए हैं। तो इससे यकीनन पाकिस्तान के बारे में जो आप कहते हैं कि एक इमेज है कि बाशऊर लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, ख्याल करने वाले, ये बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया के लिए गया इस मुश्किल वक्त में भी। और ऑल थैंक्स टू अल खिदमत और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैं तो पिछले कोई 20-22 साल से यानी डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहा हूँ, और मेरा ये बिलीफ है कि लोगों को आप जिस तरफ लाना चाहेंगे तो लोग आते हैं। 2005 का जो यानी 2005 का जो अर्थक्वेक था, उसकी बेशुमार कहानियां हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ। यानी मैं आपको अगर अभी बताऊं कि जब 2005 का जलजला आया, तो हमें अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा जलजला है। आपको भी अंदाजा होगा, ये तकरीबन कोई 8 to 12 आवर्स में ये खुला। हमें थोड़ा सा रिपोर्ट हुआ कि एबटाबाद में जो मेन हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग में क्रैक्स पड़े हैं। जलजला तो पेशावर में भी आया था, मैं उस वक्त पेशावर बेस्ड था। तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की। हमारा एक छोटा सा, उस वक्त को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो मैंने कहा कि यार ये एबटाबाद में आया है, तो आप हरीपुर में हैं, तो काइंडली जरा आप मूव करें, मैं आपको मेडिसिन भिजवा रहा हूँ 2 गाड़ियों में, और आप जरा एबटाबाद चले जाएं। तो पहले उसने मुझे कहा कि यार मैं तो वकील था, वो दोस्त था मेरा, उसने कहा मेरी तो आज कोर्ट्स में पेशियां हैं, मैं तो हरीपुर के कोर्ट्स में अपियर हो रहा हूँ, लेकिन चलें आप भिजवाएं, मैं उनके साथ चलता हूँ। वो साहब चले गए, और इसके बाद 3 महीने वो अर्थक्वेक के एरिया में खिदमत सर अंजाम देते रहे, घर नहीं आए। उनके वालिद साहब कर्नल थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि वो मेरे बेटे को आपने कहाँ भिजवाया हुआ है, उसकी तो हमने शादी तय की हुई है। तो यानी जज्बा तो है ना जी, वो जज्बा। तो इस तरह का होता है लोगों का पाकिस्तान के अंदर। और ये बेशुमार, ये तो मैंने आपको एक स्टोरी कभी मैंने जिंदगी में नहीं सुनाई, क्योंकि सब लोग उसको जानते हैं। फिर वो हमारे साथ रहे, उसने फिर अर्थक्वेक के पूरे ऑपरेशन को 4 साल तक लीड किया, यानी फिर वो उनका एक पैशन था। तो बहुत पैशनेट लोग हैं, और यकीन करें कि ये जो हम कहते हैं ना वसाइल रुकावट होते हैं, ना ह्यूमन रिसोर्स रुकावट होता है। इस वक्त इस दफ्तर में हम बैठे हैं, सुबह से शाम तक हमें लोगों को डील करने में मुश्किल आ रही है। यानी ताजरों के वफूद आ रहे हैं, कारपोरेट कंपनियां आ रही हैं, ये लोग कुछ करना चाहते हैं। लोग कहते हैं जी मैं डॉक्टर हूं, मुझे फील्ड में भेजें, मैं टीचर हूं, मैं लोगों को गाइड करूंगा, मैं फलां हूं। बहुत अच्छा, बड़ा जज्बा ये है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है शायद साहब। ये जो मुजफ्फराबाद की जो आप बात कर रहे हैं, अपना सहाफती करियर का तकरीबन मैंने भी उस वक्त आगाज किया था। मुजफ्फराबाद तो पहचाना नहीं जाता था ना, जिस तरीके से एक दूसरी ही दुनिया, प्लानट अस्तगफिरुल्लाह, वो लगता था। और दूर दराज के इलाकों में और भी तबाही जो चोक हो रही थी रोड्स इस्लामाबाद से जाते हुए मुजफ्फराबाद, क्योंकि हर एक, ये जो पॉइंट आपने कहा कि हर एक पहुंचना चाहता है मदद करने के लिए, अब हर एक की जरूरत भी नहीं है। और जब बहुत सारे लोग एक जगह पे पहुंच जाए, एक तो उनकी जानों को भी खतरा, और फिर वॉलंटियर वर्क में भी मुश्किल होता है। इसका थोड़ा सा जरा बताएगा कि अल खिदमत फाउंडेशन इस जज्बे को किस तरीके से चैनलाइज सही तरीके से कर रही है। देखिए शुरू में ये मसाइल थे और थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन इस मरतबा कोई बहुत ज्यादा देखने में नहीं आए, क्योंकि एक तो मुल्क भर के अंदर 3-4 चैरिटीज में, जिसमें हम भी शामिल हैं, और उसने लोगों को ये सिखाया है कि अगर आपने इमदादी सामान देना है तो आप अपने करीबी स्टेशन पे जाके दे दें। इस वक्त जिस दफ्तर में हम बैठे हुए हैं, हमारे पास ऑलरेडी इसकी बेसमेंट में एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, जहां हम टेंट वगैरह जो है ये इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं इस तरह के हालात के लिए। लेकिन यहाँ हालात ये बन गए कि हमें कार पार्किंग को पहले कन्वर्ट करना पड़ा। फिर हमें इस ऑफिस के साथ एक बड़ा प्लॉट है, उसके मालिक से बात करके उसको हमने किया, क्योंकि लोग सामान ला रहे हैं। यानी अभी जब हम आपसे बात कर रहे थे, तो यानी 20 टन चाय जो है ये डोनेट होकर हमें आई है, यानी 20 टन। तो यानी लोगों को, फिर लोगों का अंदाजा हो गया है, वरना कंपनी तो खुद भी उस गाड़ी को किराया दे के राजनपुर और भिजवा सकती थी। लेकिन लोगों को अब ये पता चल गया है कि फला फला ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके पास वेयर हाउसेज हैं, वो इसको मुनासिब वक्त पर, मुनासिब जगह पर, एक खास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भेजने का तरीकेकार जो है वो करेगी। तो हमें इन काइंड भी, अभी जब हम बात कर रहे थे, 700 ट्रक्स का सामान तो हमें सिर्फ इन काइंड पूरे मुल्क से डोनेट हुआ है इन इलाकों के लिए, जिसकी मालियत दायरे मोर देन 1 बिलियन है। तो लोगों को ये समझ आई। कुछ ग्रुप्स होते हैं जो जाना चाहते हैं, उनको भी हम गाइड करते हैं, उनको हम ऐसी जगहों पे भिजवाते हैं जहां रश ना हो, जहां जरूरत हो।
और जहां वो सामान देने के साथ साथ कुछ वॉलंटियर वर्क भी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये एक यहाँ सेल बना होता है जो लोगों को गाइड कर रहा होता है। हमारे सेंट्रल ऑफिस में एक कंट्रोल रूम जो है वो बना हुआ है, एक पूरा जो है उसमें 15-20 लोग जो है राउंड द क्लॉक इन चीजों को यानी मेंटेन कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं फील्ड की टीमों के साथ। तो पाकिस्तान में अभी सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है, और मुझे नहीं ये खदशा कि कोई वो वाली चीजें रिपीट हों कि जो सामान लोग रास्तों में फेंक के चले जाते थे कि जी इतना इंतजार नहीं होता, या दूसरी जो चीजें हैं वो होती थी। ये जो आपने बताया कि एज वी स्पीक भी चाहे कि आपको इतने ट्रक आए, और 700 आपने बताया तकरीबन ट्रक इस वक्त तक, ये जो इतनी भारी भरकम तादाद में आपके पास आ रही, जाहिर है ये एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, और ये हम देख भी रहे हैं कि लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है शायद साहब, जैसे हमने शुरू में सुना कि 6-7 हजार का जो टेंट था वो फिर 15 हजार का है, कुछ जगहों पे उससे भी ज्यादा का हो गया। तो जो आप लोग जो प्रोक्योरमेंट करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग टेंट्स भी पहुंचा रहे हैं, एक टेंट विलेज की तरफ भी कुछ आप मुझे थोड़ी तफसील बताइएगा, आप लोग ड्राई फूड भी, फिर उसके अलावा अद्वियात भी पहुंचा रहे हैं। तो ये जो कीमतों की जो प्राइसेस है, जाहिर है आप लोग जब टेंट्स लेते हैं तो किस तरीके से आप इस चीज को जो है वो श्योर करते हैं कि आप लोगों को सही कीमत में मिले, या आप लोगों के साथ जो है वो बदनीयती करने की कोशिश नहीं की जाती? देखिए, इसमें लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, और ये सवाल तकरीबन हर टीवी टॉक शो में होता है, और मैं इसको रिस्पॉन्ड इस तरह करता हूं कि हमारा एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल डिफरेंट है। यानी अगर मैं आपको टेंट्स की बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ा आइटम है इस वक्त। वैसे तो हमें पाकिस्तान में एक बड़ी कंपनी है टेंट की प्रोडक्शन की, जिनकी हमारे पास ओपन ऑफर है कि आपको जब भी जितने टेंट चाहिए हम आपको डोनेट कर देंगे, आपने मार्केट से टेंट नहीं खरीदने। ये उनकी एक ऑफर थी। लेकिन इस मरतबा चूंकि डिजास्टर बहुत बड़ा था और उन्होंने एक खास तादाद में हमें डोनेट किया शुरू में, फिर चूंकि हमें प्रोक्योर करना था तो हमने मार्केट से प्राइसेस ली, और हमने उनसे भी कहा कि आप अपनी प्राइसेस दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके डोनर हैं, हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। देखिए ना, सोच का एक है। हालांकि बहुत बड़ा बिल्कुल। हमारा ऑर्डर था, अदा कर सकती है, खिदमत फाउंडेशन का एक बड़ा ऑर्डर होता है। हमने उन्हें कहा कि चलें इस तरह कर लेना कि आप एक और खिदमत कर लें, आप हमें कॉस्ट टू कॉस्ट लें। इस पर वो राजी हुए, और वही टेंट जो मार्केट में हमें मिल रहा था, उन्होंने हमें 3 से 4 हजार सस्ता दिया, यानी उन्होंने कॉस्ट टू कॉस्ट दिया। और उसमें इस वक्त जो प्रोडक्शन है वो उसकी चल रही है। हमें रोजाना 400-500 टेंट मिलता है, वो हम जहां जहां जरूरत होती है वहां डिस्पैच करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस पर है। दूसरा, आपकी टीम की वर्किंग पे है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। देखिए ना, ये हर तरह का, ताजरों के अंदर भी मुख्तलिफ लोग होंगे, लेकिन यानी ज्यादातर जो लोग हैं उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉफिट एयरिंग की है, या कोई इसमें उन्होंने कोई बहुत ज्यादा जो है ना चीजों को जो है महंगा करके बेचा है। हमारा तो एक्सपीरियंस ये है कि लोगों ने कोशिश की है कि अगर हमने किसी को कहा है, कोई हमारी एक टीम है जो इस सिलसिले में निगोशिएट करती है कि अगर हमारी प्रोक्योरमेंट किसी से रेट ले ले और वो ये कहे कि फला आइटम हम आपको 1,000 रुपए का देंगे, तो उसके बाद हमारी एक टीम उनके पास जाती है और उनको बताती है कि ये फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए जा रहा है, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है। 80 to 90% केसेस में लोग उसके बाद भी 15 to 20% का जो है ना मार्जिन छोड़ देते हैं कि चलें ठीक है, हमारा प्रॉफिट जो है ना ये रख लें, हम आपको कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं। तो हमारा तो ये तजुर्बा है। कुछ शिकायत हो सकती हैं, इंसान हर तरह के मौजूद होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में लोग फ्लड इफेक्टेड लोगों से या जो इस वक्त किसी डिजास्टर में मुब्तला होते हैं उनके अंदर ये रुझान है कि उनसे कोई चीज कमाई जाए। और मेरे ख्याल से लोगों के लिए भी फिर अच्छा मैसेज है कि अकेले अकेले छोटे छोटे ग्रुप्स में टेंट खरीद के देने की बजाय बेहतर है कि आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अल खिदमत है, उनको आप ये पैसे डोनेट कर दें। और क्योंकि उनकी बड़े कारखानों बड़े फैक्ट्रियों से उनकी बातचीत है, तो वो जाहिर है बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट में जो है वो टेंट, और वो पैसे फिर कहीं और भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बताएगा शायद साहब कि कुछ फिगर्स मेरे सामने आ रही थी, उसमें थोड़ा सा आप भी मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है ऑन ग्राउंड आप इतना काम कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब ले लें, सिंध ले लें, बलूचिस्तान ले लें, ये सामने बात आ रही थी कि तकरीबन जितने भी कच्चे मकानात हैं सब मुनहदम हो चुके हैं, और यहाँ तक कि जो पक्के मकानात भी हैं 80% तक जो हैं वो या तो खराब हो गए हैं, रहने के काबिल नहीं है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस वक्त तक रोजमर्रा की बुनियाद पे क्या कोई फिगर्स आप हमें बता सकते हैं कि कितने टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कितने टेंट्स लग रहे हैं,
और ये अब रिहेबिलिटेशन की तरफ आपके ख्याल में क्या सिलसिला शुरू हो गया है या वो आगे का प्लान है? देखिए, ये जो करंट डिजास्टर है ना, इसके थोड़े से डिफरेंट डायनामिक्स हैं। और वो ये है कि चूंकि सिंध से पानी जो है वो फ्लश आउट नहीं किया जा सका। बलूचिस्तान में तो फिर भी एक खास हद तक हो गया, बहरहाल वहां अब भी बहुत से इलाकों में पानी है, एक्सेसिबिलिटी का इशू है। लेकिन सिंध के अंदर बतौर खास ये है, ये मंजर झील का आप सुन रही होंगी, बार बार उस पर वीडियोस वगैरह आती हैं। तो और भी यानी उसके साथ टेक्निकल मसाइल भी आजकल और जन्म ले रहे हैं कि जो इंडस का और उसका जो डिफरेंस है वो पता नहीं कितने 2 से 3 इंच का बता रहे हैं कि रह गया है, और अगर मजीद पानी आता है तो उससे और खतरात जन्म लेंगे। तो एक तो इसमें जो मसला हुआ वो ये था कि पानी जो है ये ज्यादा देर खड़ा रहा है और अभी तक खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से टेंट विलेजेस बनाने में और लोगों में, यानी जिसको आप कहते हैं ना कि खुशकी की जगह ही नहीं है। यानी अक्सर तो सिर्फ हाईवेज हैं जिस पर लोग बेचारे इस वक्त अपना गुजारा कर रहे हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके टेंट विलेजेस हैं, हमने भी तकरीबन कोई 23 के करीब टेंट विलेजेस अब तक बना लिए हैं और ये सिलसिला जारी है। और दूसरा ये कि हम लोगों को कोई ये पाबंद नहीं कर रहे कि आप टेंट विलेजेस में रहे। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनका अपना घर जो है वो खुश्क हो गया है, जगह ठीक है, घर नहीं रहा, वही टेंट लगा के फिर कोई अपना सिलसिला जो है वो जोड़ेंगे। तो हम इसको भी इनकरेज करते हैं, क्योंकि बहरहाल टेंट विलेजेस में रहना, इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं। देखें, ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, बलोच सोसाइटी, और इवन सिंध के अंदर ये सारा तकरीबन पाकिस्तान एक ही तरह से एक होता है। तो ये लोग पर्दे के और प्राइवेसी के और इन चीजों को भी जहन में रखते हैं, फोकस में रखते हैं। मजबूरी में तो वो आ सकते हैं कि मजबूरी में ये होता है कि चले टेंट विलेज में ये होता है कि किचन बना हुआ होता है, टॉयलेट्स वगैरह बनी होती हैं, तो एक सहूलत हो जाती है। लेकिन जो ही हालात नॉर्मल होंगे तो लोग अपनी अपनी जगहों पे जाना पसंद करेंगे। तो एक तो अगला मरहला जो है ना वो थोड़ा डिले हो गया है। यानी हमारा ख्याल था कि अब तक रिहैब के इसको, लेकिन चूंकि रेस्क्यू का मरहला जो है वो लंबा हो गया और अब तक जारी है, यानी इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ दोनों चल रहे हैं। तो इसलिए रिहैब के बारे में हम अपनी वर्किंग है, हमारी कमेटीज इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मॉडल के हाउसेस पे मुख्तलिफ टेक्निकल ग्रुप्स के साथ काम कर रही है, यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रही है, मुल्क की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। और इस वक्त हम आज की जो मैं फिगर आपको कोट कर रहा हूँ, हम 320 से ज्यादा मेडिकल कैंप्स जो हैं वो फील्ड में लगा चुके हैं। इसमें तकरीबन कोई 1,10,000 के करीब मरीजों को ट्रीट किया गया है। और अब हम इसका एक नेक्स्ट फेज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम, यानी हमें जो डाटा आया है वो थोड़ा सा अलार्मिंग है। यानी इस वक्त इसमें प्रेग्नेंट वुमेन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो सितंबर और अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रही हैं। ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मेडिकल कैंप इसको कवर नहीं कर सकता। अगर उनकी डिलीवरीज होनी है, उनको यानी सेफ एनवायरनमेंट देना है, तो आज से हमने एक नया प्लान रोल आउट किया है जी। तो शाहिद साहब, ये जो आप बता रहे हैं हामला खवातीन की तादाद, ये नए फिगर्स जो सामने आए हुए हैं, जाहिर है ये भी एक परेशान कुन सिचुएशन है। तो ये फिगर्स क्या आए हैं, मतलब क्या परसेंटेज ऐसी खवातीन की जो आप बता रहे हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं सितंबर अक्टूबर में? यानी यूएनएफपीए की जो रिपोर्ट कल कोट हुई है, तो ये 1 लाख से ज्यादा खवातीन है जो इन मुतासरा इलाकों में है, और गालिबन 1,32,000 या 35,000 के करीब इसकी फिगर है। और इसमें जो सितंबर अक्टूबर का जो एक्सपेक्टेशन है वो मोर देन 50,000 है। तो इससे यानी एक सिवेरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त जो है वहां वो बिल्कुल ही, जिस तरह ये लोग पानी में है तो वो भी पानी में है। तो एक तो हम फौरी तौर से बड़े फील्ड हॉस्पिटल जो हैं वो डिप्लॉय कर रहे हैं 5-6 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर, जो इस तरह के केसेस को हमारे मेडिकल कैंप रेफर करेंगे, और वहां हम इसके लिए एक जो है ना पूरा निज़ाम बनाएंगे। ये तो एक हमने आज इसको हमने अप्रूव करके ये इंशाल्लाह फील्ड में अगले 1 हफ्ते में डिप्लॉय हो जाएगा, ताकि हम प्रीएम्प्ट करें इस सारे मसले को जितना हम कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यानी हुकूमत का अपना जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें डीएचक्यूज का एक रोल है, वो भी बहरहाल रहता है। और हुकूमत एक, यानी जिसको कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबल यानी ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो भी इसमें है। बाकी भी यूएन के इदारे भी और हेल्थ पर काम करने वाले बहुत से इदारे इसमें अपना अपना रोल प्ले करेंगे। ये सिंगल हैंडेडली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के करने का काम नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है, पीमा के नाम से ज्यादातर लोग इन्हें जानते हैं, डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है,
और पिछले 2 तिहाइयों से हम और वो मिलकर डिजास्टर में हेल्थ रिलीफ का काम करते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। तो हम और वो मिलकर एक तो ये फील्ड हॉस्पिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, एक हम मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स जो हैं यानी हेल्थ यूनिट्स जो बड़ी गाड़ियों पर माउंट होंगे और ये मूव करेंगे, ये हमारा पहला यूनिट जो है वो आज हमें मौसूल हो गया है। और पहले मरहले में 5 यूनिट ये भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं इन इलाकों में, जो मूव करेंगे और मुख्तलिफ जगहों पे ये सर्विसेज देंगे। उसके अंदर डायग्नोस्टिक की सहूलियात होंगी उस गाड़ी के अंदर, और बाकी एग्जामिनेशन रूम वगैरह और ये उस गाड़ी के अंदर ही होगा। तो ये भी एक नई चीज हम इंशाल्लाह कल से ये पहली गाड़ी जो है वो डिप्लॉय हो रही है। और 5 ये भी हैं ताकि हम इस सूरत हाल को प्रियम्प्ट करें। ये जो मैंने आपको कहा सिर्फ ये नहीं है, यानी और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हमें सामने नजर आई हैं। देखिए ना, लोगों को इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला तो स्ट्रेस का है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है लोगों के अंदर, उनके अंदर ये फेयर है कि मेरा घर गिर गया है, मुस्तकबिल में क्या होगा। ये बजाते खुद इंसान को बीमार करने के लिए काफी है। तो इसमें हम एक साइको सपोर्ट का भी एक पूरा सेक्शन जो है हमारे मेडिकल कैंप्स में साथ होता है, जो इन लोगों की काउंसलिंग करता है, ताकि वो जो है हिम्मत से और हौसले से काम लेके इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएं। शाद इकबाल साहब, ये जो आपने कहा कि स्किन की डिजीजेस की, मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो डर्मेटोलॉजिस्ट की भी, कि बहुत सारी ये जो बीमारियां जाहिर है ये जो आबी तरीके से जो ये फ्लड वाटर में और जो इस किस्म के माहौल में होती है, तो ये उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें ये था कि ये बहुत सारी कंटेजियस है। तो अब जो वॉलंटियर्स फील्ड में है उनकी जाहिर है वो मदद करेंगे, वो तो आगे हो होकर मदद करेंगे, उनकी हिफाजत भी जरूरी है ताकि वो फिर ये डिजीज उन तक ना ट्रांसफर हो और फिर मजीद ना ये वबा जो है इस तरीके की फैले। इसके लिए किस किस्म के प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे हैं? देखिए, ये जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो चूंकि ये एक एक्सपीरियंस टीम करती है, और इसके लिए फर्ज करें अगर आपने फ्री मेडिकल कैंप भी लगाना है तो इसके लिए एक बड़ी गाइडलाइन जारी होती है जो रिटर्न होती है, और वक्त और हालात के मुताबिक ये अगर हम समझ लें कि ये डिजास्टर के 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी ये सारी गाइडलाइंस वक्त और हालात के मुताबिक जारी हो जाती हैं, यानी स्टाफ को जो इसमें डिप्लॉय होता है वॉलंटियर्स को, कि वो कैसे कैसे अपने आप को महफूज रखेंगे ताकि वो लॉन्ग टर्म जो है वो सर्विस दे सकें। ये मेडिकल यूनिट्स के लिए भी होता है, ये अगर आप किचन चला रहे हैं उसके लिए भी होता है, ये अगर आप टेंट सिटी बना रहे हैं तो वहां के लिए भी होता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक और जो है वो हमने 1 लाख हाइजीन किट्स जो वुमेन सेंटर्ड होंगी उसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है, क्योंकि ये हमें फील्ड से आई कि यानी देखें ना, सैनिटरी पैड एक बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन जो हमारे एक ट्रेडिशनल माशरों का थोड़ा सा एक इशू रहता है कि इसका जिक्र करना या ये, इसको हमने अपनी हाइजीन किट्स का पार्ट बनाया है। इस तरह की और बहुत सी चीजें हैं, यानी एंटीबैक्टीरियल सोप और जो चीजें होती हैं, जैसे देखिए ना, नेल कटर इस वक्त वहाँ की एक जरूरत है। अगर 15-20 दिन से ज्यादा हो जाए वो बजाते खुद जो है बीमारी का एक सबब होता है। या आप समझ ले टूथपेस्ट है, या छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अगर आपका कोई जख्म हो गया तो उस पर क्या लगाना है। तो इस तरह के पानी साफ करने की जो टैब्स वगैरह मुख्तलिफ टैबलेट्स मौजूद होती हैं, इवन यानी ये जो करशी और इस तरह की बड़ी कंपनी हो, इन्होंने भी बहुत बड़ी डोनेशंस दी हैं हमें, उसको भी हम उसका पार्ट बनाते हैं ताकि वो लोग इसको यूज करें। तो इस तरह के इंटरवेंशन जो हैं ये भी इस वक्त फील्ड से जो भी डाटा आता है, जो भी आता है, हमारी टीम उसको एनालाइज करती है और उसके मुताबिक करती है। और यकीनन बाकी इदारे भी जो है अपनी इसी तरह अपने SOPs को और अपने जो रिपोर्ट्स वगैरह को फॉलो करके इंटरवेंशन जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बहुत ही दिलचस्प लगा ये सुनकर कि मतलब इतनी जो बारीकी है, इतनी बारीक बीनी, इतनी डिटेल का ख्याल रखा जा रहा है। और वाकई मेंटल हेल्थ इस तरह के सिचुएशन में लोग जो है वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मुख्तलिफ लेवल्स के होते हैं ट्रॉमास, और ये बहुत ही अहसन कदम है कि लोगों की मेंटल हेल्थ को भी तरजीह दी जा रही है अल खिदमत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ये बताएगा शाहिद साहब, मैं जो है खिराजे तहसीन पेश करूंगी, खिराजे अकीदत पेश करूंगी जो आपके वॉलंटियर्स हैं। जाहिर है हमारे पाकिस्तानी हैं, बहुत मैं खुश होती हूँ देख के जब वो बचा लेते हैं किसी फैमिली को, किसी जान को। आपने कहा कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में पहले से एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, और ये मुख्तलिफ तरीकों से इन्हीं को एक्टिवेट भी किया गया। थोड़ा सा लोगों के लिए जरा बताइएगा कि क्या ज्यादातर ये जो वॉलंटियर्स क्या उन्हीं इलाकों के थे, या बहुत सारे, जाहिर है बाहर से भी लोग पहुंचे होंगे, लेकिन अगर तो उन्हीं इलाकों के थे तो वो भी तो इस सैलाब से मुतासरा थे, फिर उन्होंने भी बढ़ चढ़कर आगे से काम किया। थोड़ा सा मैं उन वॉलंटियर्स के बारे में जानना चाहती हूँ।
जी देखिए, इसमें दो तरह के वॉलंटियर्स होते हैं, यानी एक तो लोकल बहरहाल होते हैं, उसमें मौजूद होते हैं और इसमें मूव करते हैं। जैसे फर्ज करें अगर आप ये लें कि कराची जो है, क्योंकि वो इन नए जो फ्लड्स हैं इससे बच गया था, तो कराची हमारा एक बड़ा रिसोर्स है वॉलंटियर्स का। सक्कर शहर है तो ये हमारा एक बड़ा रिसोर्स है। तो इनको फिर हमें डिप्लॉय करना पड़ता है मुख्तलिफ जगहों पर। एक तो लोकल वॉलंटियर जो भी जितने होते हैं, एक तो जो वॉलंटियर चूंकि ट्रेन होता है तो वो इस ट्रामा की कैफियत को और इन चीजों से वो गुजरा हुआ होता है ना, तो उसके लिए ये इसको वो एक सर्विस समझता है। अगर उसका अपना घर गिरा हुआ भी हो तो वो जैसे तैसे करके वो काम के लिए तो निकल जाता है। लेकिन इसमें हम फीडिंग करते रहते हैं। इस वक्त भी हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से जो हमारे एक्सपर्ट ऐसे लोग हैं जो डिजास्टर्स को मैनेज करते हैं, जो टेंट विलेजेस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता ये है कि ये जो इफेक्टिव होते हैं किसी भी डिजास्टर्स के, ये डेस्परेट होते हैं बहुत ज्यादा। इनको डील करना भी एक पूरा जो है ना काम होता है। इसमें तसल्ली से बैठकर इनको सुनना पड़ता है, इनकी जरूरियात, हर बंदे की ख्वाहिश होती है उनकी जरूरत पहले पूरी की जाए और उतनी पूरी की जाए जितनी फ्लड से पहले की थी। तो ये तो मुमकिन नहीं होता। फ्लड में तो उसका एक भरा हुआ घर होता है, माल मवेशी होते हैं, उसका दिन रात चलता है, उसको टाइम पे नाश्ता मिलता है। तो ये सूरत हाल हमारे लोगों के लिए तो नई नहीं होती, यानी उनको आदत होती है कि इन लोगों को कैसे कूल डाउन करना है, उनको अपने साथ मिलाना है और फिर हम इफेक्टिव्स को भी साथ मिलाकर काम करने का हमारा एक बड़ा तजर्बा है। जैसे अगर हम टेंट विलेज चलाते हैं तो ये हमारे वॉलंटियर नहीं चलाते, वो सुपरवाइज करते हैं। ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम इफेक्टिव्स को देते हैं। उसमें अगर कोई पढ़ने लिखने वाला हो तो उसको कहेंगे तुम स्टोर इंचार्ज हो गए, जो कोई पढ़ा सकता हो तो जो हम टेंट स्कूल बनाते हैं उसको कहे आप इधर टीचर। तो वो चूंकि अपनी कम्युनिटी उसकी होती है तो वो उसकी ऊंच नीच को बहुत अच्छी तरह समझता है। खवातीन होती हैं, फर्ज करे किसी लड़की ने वहाँ FA BA किया हुआ है तो हम इनवाइट करते हैं कि जी आए अपनी कम्युनिटी को पढ़ाएं। तो जब लोग एंगेज होते हैं तो खुद ब खुद स्ट्रेस लेवल जो है ये नीचे आता है। तो ये सारी यानी ये आप समझ लें डिजास्टर मैनेजमेंट अब एक बहुत बड़ी साइंस बन गई है। और यानी ये सिर्फ उसके लिए नहीं है आपने टेंट दे दिया और बस आप आ गए। ये एक पूरा काम है कम्युनिटी के साथ एंगेज होने का, उनके साथ खड़े होने का और उनके साथ मुसलसल चलते रहने का। यानी आज मैं वैसे एक तस्वीर देख रहा था, तो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो नेशनल मैनेजर है तो वो एक बूढ़े आदमी के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो तस्वीर मैंने अपने मीडिया को कहा कि ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ी सर्विस है। अब वो बूढ़ा आदमी कुछ सुनाना चाहता है कि मुझे क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। देखिए 100 साल का उसका घर होगा जो उस पानी में डूब गया, तो उसको 15-20 मिनट सुनना भी एक बहुत बड़ी रिलीफ है। और अगर उससे वो कहेगा कि देखे ना दूर से कोई बंदा आया था जिसने मुझे सुना, मुझे तसल्ली दी और मुस्तकबिल का कहा कि इंशाल्लाह हम सब मिलजुल कर जो है ना आप लोगों की जिंदगियों को रीबिल्ड और रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट तो अब जाहिर एक बहुत बड़ी उसमें है और इसमें एक जिसको पैशनेट भी होना पड़ता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है और पेशेंस भी दिखानी पड़ती है। जी, तो आपके ख्याल में अब इतने तकरीबन 3 दिहाइयों से मेरा ख्याल से खिदमत जो फाउंडेशन है वो जमीन पर काम कर रही है मुख्तलिफ कुदरती आफात से निमटते हुए। तो पाकिस्तान की, ज्यादा मैं सियासत की बात बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप इतना काम देखते हैं और एक प्रॉपर साइंस है डिजास्टर मैनेजमेंट, जल्जले के बाद भी हमने देखा बहुत बात हुई कुदरती आफत, और वाकई ये बहुत बड़ी कुदरती आफत है। कुछ चीजें इंसान की रिसोर्सेज से बाहर होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या हमारे पास एक मौसर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपके ख्याल में? और अगर नहीं है तो आपके ख्याल में इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? देखिए सबसे पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट से पहले जो क्लाइमेट चेंज की रियलिटी है इसको हमें एम्ब्रेस करना होगा। और ये इससे पहले दायरे इस पर बातचीत भी हुई है। अभी 2022 का नया यानी क्लाइमेट एक्शन का एक्ट जो है ना वो आया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से इस रियलाइजेशन नहीं की गई कि इसके लिए क्या मिटिगेशन की जाए, इसके लिए क्या प्लानिंग की जाए। ठीक है ये फोरकास्टिंग थोड़ी सी यानी ज्यादा बारिश हो गई, फोरकास्ट से ज्यादा हो गई, लेकिन बहरहाल आपको पता ही है कि हम इस वक्त यानी जो पोलर वर्ल्ड है उसके अलावा सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं हमारे पास। और देखिए UN की रिपोर्ट्स बार बार कह रही हैं कि आपके ग्लेशियर्स जो हैं ये मेल्ट हो रहे हैं और ये जो इससे लैक्स बने हैं ये इसमें से यानी देखिए ना अभी एक नई रिपोर्ट जारी हुई कि 30 लैक्स ऐसे हैं जो किसी भी वक्त बर्स्ट हो सकते हैं। और इसमें से अगर 1 लाख बर्स्ट होता है ये 9 मिलियन लोगों को यानी 9 मिलियन की पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा।
नॉर्दर्न एरिया से होता हुआ ये आएगा और आपके जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं जिसमें पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा ये हैं, और खुसूसन नौशहरा को और चारसद्दा को ये हिट करेगा। नीचे ये जाएगा तो फिर साउथ पंजाब को, और रास्ते में भी जो आएगा, ये एक बड़ी, यानी हमें इस पर काम करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करना चाहिए। ये कार्बन फुटप्रिंट की बातें हो रही हैं, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये इस पर लॉबिंग होनी चाहिए कि हम जो, जिसको ये मॉडर्न वर्ड कहते हैं, लेकिन हम उनका ब्रंट बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा तो 1% हमारी कंट्रीब्यूशन है कार्बन के फुटप्रिंट में, लेस देन 1%। लेकिन देखिए ना, इसका जो ब्रंट है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे मिलियंस ऑफ लोग हैं। ये जो सिंध और बलूचिस्तान में, ये सारे पॉवर्टी की जितनी डेफिनेशंस आप उठा लेंगे, ये सब उससे नीचे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो इनके लिए कोई बड़े प्लान्स होने चाहिए, इनको बचाने के लिए, इनके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, छोटे बड़े आपने डैम्स बनाने हो, आपने यानी रेन वाटर को जो है स्टोर करने का निजाम हो, अंडर वाटर टैंकिंग हो, यानी एक बहुत बड़ी साइंस है। तो एक तो हमारी प्रिपेयर्डनेस बदकिस्मती से, यानी ये प्रिपेयर्डनेस में भी नहीं आती, ये तो एक पूरा अलग से एक काम है। अगला मरहला आता है प्रिपेयर्डनेस का, या जिसको मॉक ड्रिल्स लोग करते हैं, सिमुलेशन एक्सरसाइजेस करते हैं। तो हमने तो सुना कि पाकिस्तान में हुई है, लेकिन हम चूंकि एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो हमारे इल्म में तो अभी उन मीटिंग्स में जब हम बैठने लगे हैं तो आया है कि जी हमने सिमुलेशन एक्सरसाइज की थी और ये हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा 200-300% का ज्यादा रेन आ गया। लेकिन आपने जो निशानदेही की वो ये है कि कोई बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन जो है वो नजर नहीं आती शुरू में, बाद में बन जाती है। अभी ये कोऑर्डिनेशन बनी है और बड़ी, और वजीर आजम की सरबराही में एक जो है ना नेशनल फ्लड रिस्पांस का एक सेंटर बना है, फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। लेकिन देखिए ये चीजें काफी लेट हैं। जिस तरह आपने निशानदेही की कि ये राउंड द क्लॉक 24 आवर अ डे और ये 12 मंथ्स अ ईयर ये एक्सरसाइजें होनी चाहिए कि जब होगा कौन किससे राब्ता करेगा, कौन कहाँ डिप्लॉय होगा, वॉलंटियर्स कौन देगा, जो है ना। देखिए ना, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं है। यानी मैं सिंध गवर्नमेंट की एक सूबाई वजीर के साथ एक प्रोग्राम में था, बिल्कुल शुरू के उसमें, तो उसने कहा कि हमारे पास इस वक्त 65,000 टेंट्स हैं और हम जो है वो इतने लाख टेंट जो है ना वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैडम इतने लाख टेंट, दिल में मैंने कहा, उनको मैंने नहीं कहा इतने लाख टेंट आपको कौन सप्लाई करेगा इस वक्त। तो देखिए इन्वेंट्रीज मेंटेन नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, 1.7 मिलियन घर या डैमेज हुए हैं या मुकम्मल डिस्ट्रॉयड है, यानी इसका मतलब है वो रहने के काबिल नहीं है। 17 लाख, तो आप इसके मुताबिक आपके पास इंतजाम क्या है। ये जरूरी भी नहीं है कि एक टेंट एक घर के लिए काफी हो, इसमें बड़े घराने भी हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है कि कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा, और हमें सीखना चाहिए। देखिए 2005 में एनडीएमए बनी है, फिर उस एक्ट में है कि पीडीएमएज हैं, कुछ सूबों में बहुत अच्छी कारकर्दगी का है। इसके बाद डीडीएमएज ने बनना है, कुछ जगहों पर सुनाए बनी हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। लेकिन इसमें फिर एक पॉलिटिकल एंगल आ जाता है कि आपके पास नीचे बल्दियाती निज़ाम ही नहीं है, यानी हर 2-3 साल बाद आप नया बल्दियाती निज़ाम लेके आते हैं, वो कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर कुछ उसमें कट आ जाता है। तो देखिए अगर ये लोकल सतह पे स्टेक होल्डर मौजूद होते, सियासी उसको बालाताक रखते हुए, वो लोगों की खिदमत करते, वो पीडीएमए डीडीएमएस का हाथ बटाते। लेकिन इस वक्त चूंकि एक वैक्यूम था, देखिए ना, सिंध में इस वक्त मौजूद नहीं था, बलूचिस्तान में अभी पिछले कुछ अरसे में हुए थे इंतखाबात, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने चार्ज भी लिया होगा। फिर इसमें फंड एलोकेशन, रिसोर्सेज एलोकेशन, ट्रेनिंग्स, ये समझना समझाना कि जब इस तरह का कोई डिजास्टर आएगा तो डीडीएमए क्या करेगी, पीडीएमए क्या करेगी, सिविल सोसाइटी क्या करेगी, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी। सिंपली ये कह देना कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और हमने आज एक मीटिंग कर ली, इससे ये इतने बड़े डिजास्टर जो है ना वो नहीं होंगे। और मैं इसे थोड़ी सी आपको एक आगे की बात बताऊं, इस फ्लड में हम इस वक्त रोजाना तकरीबन डिजास्टर के एक्सपर्ट से हमारी मुलाकातें हो रही हैं, कुछ लोग खुद हमें एडवाइस दे रहे हैं, कुछ से हम ले रहे हैं। ये हो सकता है, यानी अल्लाह ताला ना करे कि ये फिनोमेना अगले सालों में जो है ना हर साल आए, और ये भी मुमकिन है कि ये इससे शदीद आए, या हर ये 2 साल बाद रिपीट हो या 3 साल बाद। क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज जो है ना ये एक रियलिटी बन गई है और ये किसी भी लम्हे आ सकता है। तो आपकी उस लेवल की प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जब डिजास्टर आता है तो सब सुख चैन में हो और तैयार घर हो लोगों के और वो उसमें घुस जाए। डिजास्टर में डिस्टर्बेंस होती है, यानी बड़े बड़े, यानी जिसको आप डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वहां भी होती है।
लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कयास और पैनिक नहीं होता कि लोग अपनी जिंदगियों की, अपनी सर्वाइवल के लिए, उन तक एक्सेसिबिलिटी के लिए जो है ना वो परेशान हो। ये मैकेनिज्म बहरहाल पाकिस्तान में डिप्लॉय होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इस फ्लड के बाद भी डिप्लॉय हो जाए किसी ना किसी हद तक, उस पर ट्रेनिंग शुरू हो जाए, अवेयरनेस शुरू हो जाए, मीडिया इसमें अपना एक रोल प्ले करे लोगों तक ये बात पहुंचाने में कि फला फला इंस्टीट्यूट ने ये काम करना है। लेकिन इस मुल्क में 1111 बनी है, आपके भी इल्म में है, मुझे भी इल्म में है। कोई भी हादसा वाकया होता है लोग 1112 को कॉल करते हैं। इसका मतलब है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशन डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है पॉलिटिकल विल भी चाहिए और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी चाहिए ताकि इन चीजों को जो है इस पर काम किया जा सके। और मेरी अपनी अदना सी राय इसमें ये है कि बिल्कुल इंस्टीट्यूट्स और इन इंस्टीट्यूट्स को पॉलिटिक्स से, सियासत से बालाए ताक होना चाहिए। मतलब ये लोगों की ओनरशिप, और ये इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जहां पर जो है वो किसी सियासी पार्टी का नहीं बल्कि लोगों की ओनरशिप हो। और मतलब इरिस्पेक्टिव कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त पावर में है, सिर्फ ये लोगों के लिए एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे। बहरहाल अब आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आपका जो तजुर्बा, आपका जो व्यू पॉइंट है उसकी बहुत कदर है। ये आखिर में जरा बताएगा शाहिद साहब, इस पे हम बहुत बात कर सकते हैं और यकीनन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में भी मैं अपडेट्स आपसे लेती रहूं। ये बताएगा जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, अल खिदमत ऑर्गेनाइजेशन को किस किस्म की मदद, किस किस्म की वॉलंटरी या किस किस्म की मटेरियल गुड्स की इस वक्त लोगों से जरूरत है। जो लोग मदद करना चाह रहे हैं सैलाब ज़दगान की, वो किस तरीके से अल खिदमत को डोनेट करें, क्या चीज डोनेट करें? ठीक है, सबसे पहले तो अल खिदमत से आगे, यानी उससे पहले मैं ये बात करूंगा कि हम सब इस बात को महसूस करें कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। 33 मिलियन की फिगर, 3 लोग भी होना ये तो यानी 33 मिलियन है, यानी 3.5 करोड़ के करीब लोग बनते हैं। तो एक तो हम इसकी रियलाइजेशन करें, इसको फैलाएं। पाकिस्तानी डायस्पोरा ने पहले भी कंट्रीब्यूट किया है और अब भी कर रही है, लेकिन हम बार बार इसको कहें कि बहुत बड़ा डिजास्टर है। इसमें हमें लॉन्ग टर्म असिस्टेंस चाहिए होगी इन लोगों को, उसमें यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, टेक्निकल असिस्टेंस भी है। तो एक तो इस पर हमें बार बार बात करनी चाहिए और लोगों को ये रियलाइजेशन करनी चाहिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि पानी आया था और पानी चला गया। इसने 33 मिलियन लोगों को मुतासिर किया है और इसमें 17 लाख घर गिरे हैं। अब ये 17 लाख की फिगर तो अभी आज की है ना, इससे बल्कि अभी ज्यादा हो रही है। यानी इसको आप एस्टिमेट करें कि 2 मिलियन घर जो है ना वो गिरे हैं। ये कैसे रिबिल्ड होंगे, ये कैसे रिहेबिलिटेट होंगे? इसके साथ जो 1.5 करोड़ लोग मुंसलिक हैं, उनकी जिंदगियों का क्या होगा? तो एक तो मेरी ये दरख्वास्त और होगी आपके नाजरीन से कि हम इस पैगाम को जितना पहुंचा सकते हैं कि हम इसमें इसको ये ना समझे कि बस हमने अपना शेयर जो है वो अदा कर दिया है, मैंने कंट्रीब्यूट। इसमें मुसलसल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना टाइम भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज भी कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की मुख्तलिफ अपील्स जो हैं वो इस वक्त जा रही हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा, इस वक्त हम रेस्क्यू और रिलीफ के मरहले में हैं। रिहेबिलिटेशन के लिए तकरीबन हमारी तैयारी मुकम्मल है, यानी जो ही ये फेज से हम आउट होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा फोकस खराब नहीं करना चाहते, वरना हमारी एक तैयारी हो गई है, हमने अपनी एक प्रायोरिटी सेट कर ली है। तो इस वक्त तो हम कुक फूड दे रहे हैं लोगों का, उसमें लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसमें जो है ना फूड पैकेजेस, जो लोग थोड़े बहुत घरों में सेटल हो जाते हैं तो उनको कोई काम भी मिलना चाहिए ताकि घर में कुछ खाना पकाना शुरू हो जाए, कोई एक्टिविटी शुरू हो जाए। तो इसमें हम राशन दे रहे हैं, एक फैमिली को फूड राशन की शक्ल में, ड्राई राशन जिसे आप कहते हैं, वो दे रहे हैं। जब ये लोग पानी जहां जहां खुश्क हो रहा है तो टेंट की एक मुसलसल फराहमी जो है वो, अगर किसी को भी नहीं तो इन 2 मिलियन लोगों को तो पहले मरहले में टेंट पहुंचाना होगा। यानी ये जिसका मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये है। बाकी इसमें ऐसे लोग भी हैं जो घरों से बेघर हो गए होंगे, लेकिन पानी के रास्तों की वजह से वो नहीं जाएंगे, वो इसके अलावा है। तो ये भी एक मुसलसल करने वाला काम है। मेरा ख्याल है हेल्थ केयर में इस वक्त जो हम यानी मोबाइल यूनिट्स डिप्लॉय कर रहे हैं, इसे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत भी होगी और डॉक्टरों की भी खिदमात की जरूरत होगी, अंदरूनी मुल्क से भी बैरूनी मुल्क से भी। आगे शायद अल्लाह ना करे अगर ये जो वाटरबोर्न डिजीजेज या ये अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई रॉन्ग टर्न होता है या कोई पेचीदा सूरत हाल पैदा होती है तो उसके मुताबिक भी टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होंगी। इसके अलावा देखिए, साफ पानी एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, और साफ पानी हम पहुंचाएंगे तो हम बहुत सी बीमारियों को प्रीएम्प्ट करेंगे।
तो इसमें हम जो है ना वाटर सोलर बेस्ड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ये मोबाइल की शक्ल में, इसको हम डिप्लॉय हमने कर दिए इन इलाकों में। ये भी एक बहुत बड़ी जरूरत है जिसमें कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, क्योंकि ये पानी जो है ना इसको साफ होने में भी अब 2-3 महीने लगेंगे। ये सेटल डाउन होगा तो तब जाके जो उनके वेल्स वगैरह होंगे या हैंड पंप्स होंगे वो फिर साफ पानी देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरे देखें ना, मॉरल सपोर्ट होती है, मीडिया की सपोर्ट होती है, ये बहुत क्रूशल है। क्योंकि ये जो रिलीफ का मरहला है ये जितना प्रोलॉन्ग होता है उतनी फिटीग ज्यादा होती है, फिर जो है ना क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं लोगों की कमिटमेंट्स में उसमें। तो हमें इसमें एक कौम बनना होगा। मेरी तो ये दरखास्त है कि हमें एक कौम बनना होगा, और जब तक ये लोग रिहेबिलिटेट नहीं हो जाते, इनकी जिंदगियां, इनके घर रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो जाते, हमें इस कॉज पर लगे रहना चाहिए और आपको अपना हिस्सा प्ले करना चाहिए जिस तरह आज आपने प्ले किया है। इंशाल्लाह हम पूरी कौम को ये उम्मीद दिलाते हैं, ये यकीन दिलाते हैं कि इस फील्ड में हम मौजूद रहेंगे जब तक कि आखिरी बंदा रिहेबिलिटेट ना हो जाए। इंशाल्लाह हम इस मैदान में मौजूद होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहिद इकबाल साहब, आपने वक्त निकाला, तफसीली तौर पर आपने रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की तरफ जो इकदाम हैं उनके हवाले से भी बताया। नाजरीन, आप फोकस विद फायजा में सुन रहे थे शाहिद इकबाल साहब, ये सेक्रेटरी जनरल हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, और जो ऑर्गेनाइजेशन ने इन्होंने बताया तमाम तर जो लोग हैं वो वॉलंटरी बुनियादों पर काम करते हैं, और यानी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए और अपने हम वतनों के लिए वो आगे होकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की है शाहिद साहब ने, वो ये क्योंकि इनका इतना एक्सपीरियंस है माजी का भी, उन्होंने कहा है कि जब रेस्क्यू के बाद रिलीफ, अभी भी कुछ इलाकों में रेस्क्यू चल रहा है, लोगों में फिटीग जो है वो आ जाती है। जहां पर हम देखें कच्चे मकानात बहुत हद तक पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में मुनद्दिम हो गए हैं, 80% पक्के मकान भी खराब हो गए हैं या मुनद्दिम हो गए हैं। वहां पर अब जो ये पॉइंट शायद साहब कह रहे हैं कि अब लोगों को जरूरत है कि मजीद तकवीत के साथ आगे आएं और अल खिदमत ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ बटाएं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हाथ बटाएं, और एक कौम के तौर पर सामने, क्योंकि टेंट्स की भी जरूरत रहेगी, अद्वियात की भी, मैन पावर की भी जरूरत होगी, जितने डॉक्टर्स सुन रहे हैं। तो बड़ा, मेरे ख्याल से ये बड़ा एक अहम पैगाम है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि काम जो है वो अब तकरीबन खत्म होने को है, अभी लोगों को वापस अपने घरों में भी बसाना है, लोगों की रोजगार का भी बंदोबस्त करना है। तो अभी तो हमें बहसियत कौम मजीद आगे चलना होगा, और हमें अपने हाथ मिलाकर और एक दूसरे का बाजू बनकर ही आगे चलना होगा, ताकि अपने लोगों को इस मुश्किल वक्त से हम अच्छे तरीके से निकाल सकें। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद इकबाल साहब, और हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं तमाम तर वॉलंटरी वर्कर्स के साथ, जितनी खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तानी, तमाम उनके मशकूर हैं तहे दिल से, और अल्लाह ताला उनको भी मजीद हिम्मत दे और हम सबको हिम्मत दे कि हम अपना हिस्सा सही तरीके से डाल सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे फोकस्ड, अल्लाह हाफिज।